आप सबका स्वागत है उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण। पर्यावरण के इससे पूर्व में पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। आज जो पर्यावरण क्लास होने वाला है वेरी IMCQ होने वाला है, ठीक है। MCQ क्वेश्चन होंगे। आज का जो क्लास है पार्ट 3 का क्लास होने वाला है। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। और जितने भी प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक और सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है पर्यावरण का क्लास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पर्यावरण का क्लास। MCQ क्लास होगा पर्यावरण का, है ना, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आज का जो हमारा पर्यावरण का क्लास में पहला क्वेश्चन होने वाला है, पश्चिम बंगाल की शोक नदी किसे कहा जाता है। ये आपको ज्योग्राफी में मिल जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है, आपका ऑप्शन है कोसी नदी, नील नदी, गंगा नदी और दामोदर नदी। तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल की शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। शोक की नदी यानी कि जब भी ये नदी बहता है तब कोई ना कोई तबाही मचाता है, इसलिए इनको दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक की उपमा प्रदान किया गया है। बिहार की शोक की उपमा प्रदान किया गया है। ऑप्शन है यमुना नदी, कावेरी नदी, कोसी नदी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को बिहार की शोक नदी की उपमा दिया गया है, क्योंकि ये नदी हर साल अपना रास्ता बदलता है और जब भी रास्ता बदलता है बहुत सारा तबाही लाता है। कहीं बाढ़ आता है तो कहीं कई लोग डूब के मर जाते हैं, ऐसी स्थिति आता है ये कोसी नदी, इसीलिए कोसी नदी को बिहार की शोक नदी की उपमा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है और भी धमाकेदार और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है। ये है अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत में झूम खेती आज भी कहाँ प्रचलित है। झूम खेती बहुत प्राचीन प्रणाली का खेती है, तो भारत में आज भी कहाँ प्रचलित है। ऑप्शन है दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व भारत में आज भी भारत का जो झूम खेती है पूर्वी भारत में आज भी किया जाता है, और ये असम राज्यों में किया जाता है। असम है और कई राज्य है असम के आसपास लगे हुए, वहाँ आज भी झूम की खेती किया जाता है। इसको स्थानांतरण खेती भी कहा जाता है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण खेती भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भोपाल गैस कांड किस गैस के कारण हुआ था, ठीक है। तो भोपाल गैस कांड किस गैस के कारण हुआ था जी, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन दिया गया है सीख, मीक, लीक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीक गैस के कारण हुआ था। मीक गैस को पूरा नाम में बोला जाता है मेथिल आइसोसाइनेट कहा जाता है, ठीक है। मेथिल आइसोसाइनेट को ही शॉर्ट में मीक गैस कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, मीक गैस के कारण ही भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसमें हजारों लाखों लोग एक साथ रातों रात मौत की नींद सो गए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, रेड टाइड किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, रेड टाइड किसे कहा जाता है। ऑप्शन है वायु प्रदूषण को, समुद्री रंग परिवर्तन को, गंदे तालाब को, बंजर भूमि को। तो रेड टाइड किसे कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र का रंग परिवर्तन को रेड टाइड कहा जाता है। कोई कोई जो समुद्र है उसमें समुद्री वनस्पति का मात्रा लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। लाल जो वनस्पति होता है तो वहाँ पे लाल दिखाई देने लगता है, इसी कारण उसको समुद्र रेड टाइड कहा जाता है। और समुद्र का रंग परिवर्तन हो जाता है लाल रंग में, सो इसे रेड टाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, देश का 50वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है। आपका ऑप्शन है गुरु घासीदास बाघ अभ्यारण्य, सागर सेलम बाघ अभ्यारण्य, कमलांग बाघ अभ्यारण्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताने इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमलांग बाघ अभ्यारण्य को देश का 50वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन का जैविक भंडार
होता है। कार्बन का जैविक भंडार होता है मतलब कहाँ होता है, इसका मतलब है क्वेश्चन का मतलब ऑप्शन देगा वायु में, चट्टान में, पौधे में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधे में होता है कार्बन का जैविक भंडारण। ठीक है, पौधे में इसलिए होता है कि उसमें जैविक क्रियाएं होता है, श्वसन होता है, तो यहाँ पे कार्बन का भंडारण पौधे में ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वायु में नहीं होता और चट्टान में नहीं होता और डी इनमें से कोई नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं। एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आप लोग बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं और पढ़ते हैं हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन है जलीय अपघटन, वायु द्वारा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा विमुक्त करता है, तो जलीय अपघटन द्वारा ऊर्जा विमुक्त करता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चाहे आप किसी में भी ले लो, चाहे पौधों में है ना, एनिमल्स में हो, तो एटीपी जलीय अपघटन द्वारा ही ऊर्जा विमुक्त करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक तालाब का पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार पिरामिड कैसे बनेगा। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार पिरामिड कैसे बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है सीधा, उल्टा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, उल्टा बनेगा, है ना। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र आपको हमेशा याद रखना है, इसका जो पारिस्थितिक पिरामिड कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। कई जगह सीधा बनता है, तो तालाब वाला में हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 इज, कहाँ पर शरद ऋतु नहीं पाया जाता है। शरद ऋतु कहाँ पर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है आपका मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा पर शरद ऋतु नहीं पाया जाता है। आपको याद रखना है, वेरी एमपीए क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है आपके एग्जाम के लिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा होती है, तो पूरे वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है, ये आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन है 0 से 5%, 5 से 10%, 10 to 12% और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताने है इसमें कौन सा हो जाएगा सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 से लेकर 5% वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तत्व जो चक्र करते हैं चक्रण, उसको पारिस्थितिक तंत्र में क्या बोला जाता है। ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, कोई कार्बन चक्र नहीं लगा देना, क्योंकि कार्बन तो पाया जाता है, कार्बन के साथ जीव भी तो पाया जाता है, तो कार्बन के अंतर्गत रासायनिक के अंतर्गत कार्बन आ जाता है और जीव तो रहते हैं, तो दोनों मिलाकर जो चक्रण चलते हैं उसको जैव भू रासायनिक बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन वेरी एमपी क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, हमारा वेरी एमपी क्वेश्चन में से एक है, पौधे सल्फर को मिट्टी से किस रूप में ग्रहण करते हैं। अब पौधा सल्फर को मिट्टी से किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो पौधे पहले तो जड़ से ग्रहण करते हैं, और किस रूप में बोला गया है, तो ऑप्शन है सल्फर, सल्फाइड, सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा बच्चों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सल्फेट के रूप में पौधे सल्फर को जड़ों के द्वारा यानी कि जाइलम ऊतक द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा पर्यावरण का महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है। श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है आयरन, कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्थायित्व भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन। अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, किस समूह के जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। कौन से समूह के जीवाणु हैं जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं, इसका ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोबैक्टर समूह, नाइट्रोसोमोनास समूह, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोबैक्टर का समूह जो होता है, ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोबैक्टर समूह के जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्राइट को
नाइट्रेट में बदलते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन का जो समूह था, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आज का पर्यावरण का क्वेश्चन में हमने वेरी आईएमपी क्वेश्चन को संलग्न किया था, और इससे पूर्व भी हम लोग कई पार्ट में वीडियो आ चुका है हमारा पर्यावरण का, और साइंस का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी क्लास आ चुका है। और आप लोग जितने भी तैयारी करने वाले हैं सहायक शिक्षक प्रयोगशाला सहायक का, तो बिल्कुल हमारे वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू।